हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाएंगे और आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि यहाँ पे हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सके। जो भी प्रश्न होगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम डिटेल में चर्चा करेंगे और जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो विगत वर्ष में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ऑक्सीकारक है? कौन सा विटामिन ऑक्सीकारक है? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो है ऑक्सीकारक विटामिन है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अब विटामिन से रिलेटेड हम चर्चा कर लेते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसको ध्यान रखें, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है, यानी कि स्किन डिजीज हो जाता है, मसूड़े का फूलना विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए संतरा, नींबू, दूध, दाल, ये सब चीज़ का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 के रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, इसको थायमिन भी कहते हैं। और इसके कमी से जो रोग होता है वो बेरी रोग हो जाता है। और इस समस्या को दूर करने के लिए दूध, दाल, फूलगोभी, आलू, ये सारे अंडे, ये सारे चीज़ को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रासायनिक नाम जरूर याद रखें। और इससे कमी से जो रोग होता है वो रतौंधिया हो जाता है, यानी इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस समस्या को दूर करने के लिए पपीता, गाजर, पालक, ब्रोकली और शकरकंद, ये सब चीज़ को सेवन करना चाहिए, जिससे कि विटामिन ए की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन बी12 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। और इसके कमी से जो रोग हो जाता है वो पेचिस हो जाता है। इस रोग को दूर करने के लिए अंडा, दूध, पनीर, मछली, ये सब चीज़ का सेवन करना चाहिए। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और अगर आप इससे रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम वीडियो अपलोड कर देंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और इसके कमी से जो रोग हो जाता है वो जनन शक्ति में कमी का समस्या हो जाता है। इसको पूर्ति के लिए मूंगफली, नारियल, टमाटर, पालक जैसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। विटामिन के बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और इस चीज़ से विटामिन के कमी से जो रोग हो जाता है वो रक्त का थक्का न जमने का समस्या हो जाता है। इसको पूर्ति के लिए सब्जी और पत्तेदार सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है वो रिकेटस हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए मशरूम और कीवी जो कि फ्रूट्स होता है उस चीज़ को सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपोन किसका नया नाम है? ऑप्शन गिवन है, आप लोग देख सकते हैं। तो निपोन जो नाम है वो नया नाम है किसका? जापान का। इसको ध्यान में रखिएगा, जापान का नया नाम क्या है? निपोन। करेक्ट उत्तर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान रखिएगा कि जापान को उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का देश। निपोन इसका नया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे इल्तुतमिश को जो है ये दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, और इनको जो है कि खलीफा का समान वस्त्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है विनिर्दिष्ट नहीं है, यानी कि उल्लेखित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो यहाँ पे सही उत्तर रहने वाला है, अंग्रेजी भाषा। इससे रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कर लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। आप सबको पता है इस अनुसूची में 22 भाषाएं, 22 भारतीय भाषाएं को शामिल किया गया है। और इसके बाद कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया है। और हाल ही में जो जोड़ा गया है 2003 में, वो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। इसको ध्यान रखें। और ये जो आर्टिकल है मानक भाषाएं, 22 मानक भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। और कितने अनुच्छेद में है? वो 344 अनुच्छेद में इसका जिक्र है। इसको ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड हम और भी बात करना चाहेंगे।
इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी जो है कि बहस छिड़ गई थी कि देश तो बन गया पर चलेगा कैसे। तो उस समय जो है कि इसके बेसिस पर कौन चलाएगा, देश का पीएम तो चलाएंगे नहीं। तो 1953 में इंडिया में पहली राज्य बना था भारत की भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है 1953 में फजल अली इसके नाम को, फजल अली जो थे एक आयोग का गठन किए थे और उनकी रिपोर्ट के बेसिस पर 1955 में रिपोर्ट आई थी और 1956 में उनकी रिपोर्ट के आधार पर 14 स्टेट बने जो भाषा के आधार पर बने थे। 14 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, इसके बाद एक नई भाषा आ गई थी, फिर 3, फिर 4, ऐसे से बढ़ते बढ़ते 22 मानक भाषाएं अभी है, जिसमें कि 14 एक और जो है कि 14 एक जिसमें कि सिंधी भाषा ऐड हुआ था और 3 भाषा ऐड हुआ था, कोंकणी, मणिपुरी, विदेशी और नेपाली। और उसके बाद जो है कि 4 ऐड हुआ था, 4 भाषा, जिसमें संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। इसको ध्यान रखिएगा। आप अगर डिटेल में इस चीज़ को पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कंप्लीट पॉलिटी का वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो टैक्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्टेट टैक्स होता है, यानी कि राज्य स्तर पर जो टैक्स लगते हैं वो स्टेट टैक्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इस तरीके से इत्यादि। बट मुख्यतः भारत में जो टैक्स लगते हैं वो 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है, डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो सरकार वसूली करता है आपकी कमाई के ऊपर डायरेक्ट रूप से आपको जो है कि वहाँ टैक्स आप पे करते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो आप गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली रूप में। जैसे सपोज़ कि आप कहीं पे कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उस पे जो टैक्स लगता है दुकानदार जो होता है वो टैक्स देता है, वो आप पर टैक्स को ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि हम लोग इनडायरेक्टली रूप से गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। इसको ध्यान रखें, सुपोषण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो है किस नदी पे है? तो ये कावेरी नदी पे है। और इसको ध्यान में रखिएगा कि ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और इससे अनेक जलप्रपात का विभाजन होता है, मतलब निकलता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, इसको ध्यान रखें, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है चंपारण, पटना, लखनऊ, राजकोट। तो जो यहाँ पे महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति स्थापित है वो है पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ है? पटना में। इसको ध्यान रखें। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो 72 फीट है। कितना है? 72 फीट। बिहार के सीएम द्वारा ये अनावरण किया गया था, बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो हैं। और कब किया गया था? फरवरी 2013 को। कब किया गया था? फरवरी 2013 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये मूर्ति पटना स्थित गांधी मैदान के निकट स्थित है, यानी कि पटना में जो गांधी मैदान है उसके निकट ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे स्थापित है। और ऊंचाई को याद रखें, 72 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। आर्टिकल्स गिवन है 22, 16, 20, 25। तो जो यहाँ पे करेक्ट उत्तर रहने वाला है आप लोग बता सकते हैं क्या रहेगा। तो सरकारी रोजगार की बात कह रहा है तो यह आर्टिकल 16 में हो जाएगा। आर्टिकल 16 में है। आर्टिकल 16 जो बात करता है पोस्ट का बात करता है सार्वजनिक रोजगार के संबंध में।
अवसर की समानता की गारंटी देता है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल जो 20 है उसमें अपराध के विषय में बात किया जाता है, डिस्कस किया गया है अपराध के विषय में। और इसके तहत जो है अपराध जो है वो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, हम इसको कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला बात, जैसे अभी हमने बोला, इसके तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। आर्टिकल 20 में अपराध के विषय है, अपराध के विषय का चर्चा किया गया है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। और दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में जो कानून बनेंगे उसके तहत। कहने का मीन्स ये हुआ मेरा कि अगर किसी ने अपराध कर दिया, ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने 1995 में अपराध कर दिया था और उस टाइम में अपराध की जो सज़ा थी वो 6 मंथ थी, लेकिन केस उस टाइम सॉल्व नहीं हुआ और ये केस जो है कि डिले होते होते आज 2021 में आ गया। तो उस केस का जो फाइनल डिसीजन आया है 2021 में, उसी क्राइम की सज़ा जो उस समय थी वो 8 साल थी। तो इस आदमी को जो है अब जो सज़ा, सपोज कि इसमें बहुत ही चेंजिंग हुआ, इसकी सज़ा बढ़ा दी गई है अब 2021 में, तो उनको जो सज़ा मिलेगा वो पहले वाला के जो कानून है उसके अनुसार उनको सज़ा मिलेगा। अगर 8 साल की उस समय सज़ा थी तो उनको अभी सुनवाई हुआ है तो 8 साल की ही सज़ा मिलेगी, है ना। और नेक्स्ट हम बात करें तीसरा, कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यही 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है आर्टिकल 20 में अपराध के विषय में, कि यदि आप अपराध करते हैं तो आपको कितना चीज़, किस तरीके का आपका स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करें, यहाँ पे 20 हो गया। आर्टिकल 22 की बात कर लेते हैं। तो 22 में जो है कुल दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी से रिलेटेड यहाँ पे चर्चा किया गया है आर्टिकल 22 में। इससे भी रिलेटेड हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे बात करें आर्टिकल 22 की, तो इसमें भी कुछ प्रावधान है, उसको जान लेते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 20 में हमने बताया कि 3 प्रकार की, उसमें भी स्वतंत्रता की वर्णन है। और जो आर्टिकल 22 है इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। क्या क्या है जान लेते हैं। पहला कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, और दूसरा कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, और तीसरा जो है उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। समझ गए। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मनाने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के जो भगवान है, ईश्वर है, उनको पूजा कर सकते हैं, इसके लिए आपको आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट रहने वाला है, तमिलनाडु। इससे रिलेटेड हम बात करें, नीलगिरी या नीले पर्वत इसको बोलते हैं। ये जो पहाड़ी है वो पहाड़ियों की रानी कहा जाता है इनको, नीलगिरी पहाड़ी को। यह भारत के दक्षिण राज्य यानी कि तमिलनाडु और केरल में विस्तृत पर्वतों की एक विस्तृत श्रृंखला है। तमिलनाडु का नीलगिरी जिला इन्हीं पर्वतों में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधार कला किसके अधीन फली फूली। ऑप्शन फर्स्ट है कुषाण काल, ऑप्शन सेकेंड है सातवाहन काल, ऑप्शन थर्ड है गुप्त काल एंड ऑप्शन फोर्थ है मौर्य काल। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है कुषाण काल। ध्यान में रखिएगा, कुषाण काल इसका करेक्ट उत्तर रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, हम ऐसी जो है कि क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।